स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो, और आप हमेशा मुस्कुराते रहिए ताकि टेंशन फ्री रहे। और एग्ज़ाम टाइम बहुत नज़दीक आ गया है, जैसा कि हम लोग 20 दिन में 20 सेट बिहार पुलिस का लगाने की बात किए थे, जिसमें हम लोग जो है 13 सेट लगा चुके थे। और कल जो है टेलीग्राम चैनल चाणक्य नीति क्लासेस पे 14वां सेट अपलोड किया गया था, जो कि सारा बच्चा ऑफलाइन लगाया। और आप अगर ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन ज़रूर लगा रहे होंगे, हमें उम्मीद है। और आप लोग कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि कितना नंबर आया। ठीक है, आज सेट 14 का डिस्कशन हम डालेंगे, जो कि आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सेट मारने के बाद भी आप लोग डिस्कशन ज़रूर देखिए, ताकि जो है डिस्कशन से आपको फ़ायदा हो। ठीक है, और अगर आप जो है बहुत कम टाइम बचा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। कोई भी बुक अगर पढ़े हैं, जैसे लुसेंट पढ़े हैं तो लुसेंट को रिवाइज कीजिए, स्पीडी पढ़े हैं तो स्पीडी को रिवाइज करिए। ठीक है, ना कि अभी जो है मैराथन देखने का समय है। ठीक है, आप खुद से पढ़े हुए चीज़ों को अगर रिवाइज करते हैं तो जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई टीचर से पढ़े हो, उसका नोट्स पढ़े हैं, तो उन्हीं का नोट्स आप लोग रिवाइज कीजिए। ठीक है, अभी ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए और सेट लगाइए। ठीक है, आज आइए सेट 14 का डिस्कशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन अगर 1 से 20 तक अगर भारी भी आता है तो आप लोग को घबराना नहीं है। अगर नहीं भी जानते हैं 1 से 20 तक तो घबराने की कोई बात नहीं है, आगे क्वेश्चन जाकर हल्का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग कभी भी घबराइएगा मत। अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, आगे जाके हल्का आ जाएगा। ठीक है, किसी पिंड का वेग कब समरूप कहा जाता है? तो किसी पिंड का वेग जो है कब समरूप कहा जाता है? तो ये वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित रहेगा, तब जो है किसी वेग का समरूप कहा जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 1 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। एक वस्तु अवतल दर्पण से ध्रुव से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, तो इसका प्रतिबिंब इसके ध्रुव से 8 सेंटीमीटर पर उसी ओर बनता है, तो इसका फोकसांतर की गणना करें। ठीक है, तो ये विस्थापन मतलब जो है एक वस्तु का अवतल दर्पण ध्रुव से 12 सेंटीमीटर गुजारना है। ठीक है, तो इसे आप लोग निकालना है। ठीक है, ये जो है 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f पे बैठेगा। ठीक है, तो डू का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, -4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब निकालना होगा। और 9th 10th अगर आप लोग अच्छे से किए होंगे तो यह सब क्वेश्चन बहुत आपको इजी लगेगा। अगर नहीं किए होंगे ईमानदारी पूर्वक तो ये क्वेश्चन आप लोग से बनेगा भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्योंकि ये जो है नया सिलेबस के आधार पे जो है दिया गया है, सारा ये पैटर्न जो है नया सिलेबस के आधार पे। ठीक है, वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रायिकता किस पे निर्भर करती है? अगर वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन की मुड़ने की प्रायिकता किस पे निर्भर करती है? तो केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की समान त्वरण से गिराई जाती है, तो 3 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो इसका वेग क्या होगा? तो राइट आंसर सी होगा, 29.4 सेंटीमीटर 4 मीटर सेंटी। ठीक है, 29.4 मीटर प्रति सेंटी होगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। टी आवर्त काल का एक सरल लोलक का बॉब धातु का बना है तथा ऋणावेशित है। यदि इसको धनावेशित प्लेट के ऊपर दोलन कराएंगे तब इसका आवर्त काल क्या होगा? तो टी से कम हो जाएगा। ठीक है, ऋणावेशित है और ये इसे हम धनावेशित प्लेट पर दोलन कराएंगे तब इसका आवर्त काल जो है टी से कम हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है। यदि तापमान से 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो निम्न में क्या होगा? अगर पानी जब 4 डिग्री पर रहेगा तो उसका आयतन जो है बना रहेगा। ठीक है, मतलब आयतन जो है कम रहेगा, मतलब आयतन ज़्यादा रहेगा। और 100 डिग्री पानी को गर्म कर देंगे तो उसका आयतन घट जाएगा, जिससे जो है पानी में शरीर डूब जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? ये देखिए, ये क्वेश्चन आता है, इसलिए आप लोग को क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूर्णन की दिशा ज्ञात करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा।
30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस इसमें 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का एक प्रतिबिंब निर्मित करता है। निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी? तो जो है निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर आभासी और सीधा होगी। ठीक है, आप लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं। अवतल लेंस बोल रहा है तो इसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, लेकिन जो है इसे निकालने के लिए आपको जो है सेंटीमीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो -20 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए कि 3 माध्यमों ए, बी और सी अपवर्तनांक क्रमशः 1.47, 1.33, 1.44 है। यदि ए बी सी में प्रकाश के वेग क्रमशः वी ए, वी बी और वी सी है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। सभी क्वेश्चन ऐसा ही आपको एग्जाम हॉल में इसी के जैसा देखने को मिलेगा। ठीक है, भले ही क्वेश्चन जो है आप मतलब इसी के रिलेटेड रहेगा, ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, कोई भगवान नहीं है। ठीक है, कि जो सेट बना रहा है, ऐसा सेट किस लिए बनाया जाता है आप लोग को पता होगा कि बच्चा जो है यहाँ से जो है क्लियर हो जाए। ठीक है, बच्चा यहाँ से जो है पूरा क्लियर हो जाए। तो आगे देखिएगा, इसका आकृति जो है इसमें चूज करना है। 4 आकृति दिया गया है, ऑप्शन 4 दिया गया है। इसमें कौन सा से मतलब पूर्ण रूप होगा? ठीक है, कौन सी आकृति को बैठाएंगे तो इसका पूर्ण रूप होगा? तो इसका जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 10 का राइट आंसर सी होगा। अगर ये सी नंबर आकृति इसमें बैठाते हैं तो यह पूर्ण रूप आकृति बन जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है? तो कुल त्रिभुज को गिनना है, तो आप लोग त्रिभुज गिनिएगा। ठीक है, त्रिभुज गिनने में आपको थोड़ी सा कठिनाइयाँ हो सकती है, इसलिए आप लोग आराम से जो है त्रिभुज को एक एक करके गिनते जाइएगा। तो दी गई आकृति में जो है कुल कितने त्रिभुज हैं? तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, 15। ठीक है, इसमें जो है कुल 15 त्रिभुज है। निम्नांकित पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से आएगी? देखिए, यहाँ पर जो है पहला और दूसरा को देखेंगे, उसके बाद तीसरा को देखेंगे। तो पहला और दूसरा को जब देखेंगे तो यहाँ क्या कर रहा है? ठीक है, 2 गुने 3 कर रहा है। ठीक है, 2 गुने 3 कर रहा है 6 हो जाएगा, और प्लस 2 कर रहा है तो 8 हो जाएगा। उसी तरह ठीक है, 9 गुने 13 कर रहा है। ठीक है, तो 9 गुने 13 कर रहा है और प्लस 9 कर रहा है। मतलब यहाँ देखिए 2 गुने 3 कर रहा है 6 हो गया, फिर ऊपर वाला अंक जोड़ रहा है। उसी तरह 9 गुने 13 कर रहा है, फिर ऊपर वाला अंक जोड़ रहा है। ठीक है, तो 126 हो जाएगा। उसके बाद फिर 16 गुने कितना करें कि 192 हो जाए? तो 16 गुने 11 और प्लस 16 करेंगे तब 192 हो जाएगा। राइट आंसर जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, 16 गुने 11 प्लस 16 करेंगे तो 192 हो जाएगा। ठीक है, वन हु इज अनफेक्टेड और इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लेजर और ग्रीफ। ठीक है, तो ये इसका जो है क्या बोल रहा है? वन हु इज अनफेक्टेड और डिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लेजर और ग्रीफ। मतलब इसका जो है सुख दुख में समान रहने वाला इसका अर्थ होता है। ठीक है, तो क्या होगा? अस्टुइक होगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका अर्थ भी होता है सुख दुख में समान रहने वाला। रिया इज डैश एट स्पीकिंग लैंग्वेज, इट इज डिफिकल्ट डैश ओनली वन पपी फॉर एनिमल शेल्टर। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा आएगा? तो रिया इज एडेप्ट एट स्पीकिंग हो जाएगा, उसके बाद एडॉप्ट ओनली। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 14 का राइट आंसर सी। और देखिए, अगर कहीं बोलने में मिस्टेक हो जाता होगा स्पेलिंग, तो ऐसा नहीं समझिएगा कि कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है, मतलब स्पेलिंग बहुत सारा, सबका अलग अलग बोलने का लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो ऐसा मत समझिएगा कि कोई स्पेलिंग गलत हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग जो है ऐसे भी आप लोग जो है बिहार बोर्ड से पढ़े हैं और हम भी बिहार बोर्ड से पढ़े हैं। ठीक है, तो बिहार बोर्ड में ये जो है 10th में सिर्फ पास करने की ऑप्शन है। ठीक है, मतलब 10th में अगर फेल भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, उसका कोई मान्यता नहीं है। इसलिए बिहार में थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है। ठीक है, बट इंग्लिश लैंग्वेज ईजी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश जो है डिफ़िकल्ट है। ठीक है, हिंदी से ज़्यादा ईजी इंग्लिश है। ठीक है, ही सैड यहाँ बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो ही सैड
इट बीन रैनिंग सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, तो ये जो है इनडायरेक्ट में बदलना है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलना है, तो इसका डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करना है। तो इसका जो हो जाएगा ही सेड डैट इट हैड बीन रैनिंग सिंस द नाइट बिफोर। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये सब बहुत ईजी है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो इंग्लिश बन जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में कौन सा नहीं बनेगा, बहुत सारा जो है थोड़ा सा, जैसे अब ये एक्टिव पैसिव आ गया, नरेशन आ गया, तो ये सब तो बनना ही बनना है। ठीक है, आप लोग इंटर में पढ़े भी होंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ये जो है कार्टियर्स। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ये जो है इसका गलत शब्द है, और इसका जो है सही शब्द होगा कार्टियस। ठीक है, इसका सही स्पेलिंग हो जाएगा COURTEOUS। ठीक है, ना कि जो है कार्टियस होगा। ठीक है, राइट आंसर जो है COURTEOUS हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ होता है विनम्र। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो यह बोल रहा है समथिंग दैट कैन नॉट बी एडवाइड। तो इसका जो है 1 को 9 का अर्थ होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी एडवाइड, इसका जो होता है अपरिहार्य। ठीक है, इसका अन्य शब्द हो जाए, अन्य शब्द जो होगा 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इनविटेबल। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्राइड मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ठीक है, 1 कुड 9, इसका 1 कुड 9 का अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर वेरी हैप्पी। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा वेरी हैप्पी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, वही सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड बोल रहा है, तो वुमेन हु इज द हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो इसका जो है क्या बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर कुल माता हो जाएगा। ठीक है, वुमेन हु इज द हेड ऑफ द फैमिली, तो कुल माता का क्या होगा, तो मैट्रिरज। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। देखिए यहाँ एक्टिव वॉइस सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, मतलब वाक्य पेशिव में है और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार करना है कि जो कि एक्टिव में करना है। ठीक है, तो बोल रहा है ऑल द इलेक्ट्रिक फॉल इन द सर्व्स वेयर डिस्ट्रॉयड बाय द साइक्लोन लास्ट ईयर। तो इसका राइट आंसर जो होगा द साइक्लोन डिस्ट्रॉयड ऑल द इलेक्ट्रिक फॉल इन द सर्व्स लास्ट ईयर। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री है। ठीक है, राइट आंसर 21 का ए होगा। ठीक है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है, देवकी नंदन खत्री। और आप लोग जो है सेट लगाकर डिस्कशन जरूर देखिए। ठीक है, डिस्कशन देखने से ही आपको फायदा होगा। ठीक है, और 20 दिन में जो है हम लोग 2000 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन का 20 सेट, तो 2000 क्वेश्चन प्लस डिस्कशन के साथ जो है 3000 क्वेश्चन ऐड किया जाएगा, तो लगभग 5000 क्वेश्चन। ठीक है, 5000 क्वेश्चन में जो है कहीं ना कहीं संभावना बनती है कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ठीक है, ठीक है, इसलिए आप लोग जो है जरूर देखिएगा। धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में जो है कभी विचलित नहीं होता है, ना कि दुखी होता है। ठीक है, धैर्यवान व्यक्ति विपत्ति में जो है विचलित नहीं होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अंत्यवासी का अर्थ होता है, अनेक शब्दों का एक शब्द जो है आप लोग देख लीजिएगा, BVD यूज कीजिए। आप लोग अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो BVD पढ़िए, बहुत ईजी में समझाया गया। और 10th लेवल का ऐसे भी हम लोग अब ग्रेजुएट लेवल हो गए हैं, ग्रेजुएशन पास कर गए हैं, तो 10th लेवल का पढ़ने में आसानी होगा। 10th में जब थे तब समझ में नहीं आता था, अब 10th पास हो गए, इंटर पास हो गए, उसके बाद ग्रेजुएशन पास हो गए, PG कर रहे हैं, तो थोड़ी नहीं आएगा समझ में। 10th पढ़ेगा आपको खुद पे खुद समझ में आएगा। ठीक है, तो अंत्यवासी का अर्थ है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। ठीक है, लड़का पेड़ से गिरा, कोई भी चीज़ अलग होता है तो उसमें जो है अपादान कारक होगा। ठीक है, कोई भी, जैसे लड़का पेड़ से गिरा, पेड़ से पत्ती गिरा, ये सब जो है अपादान कारक होगा। ठीक है, तो 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन सा है, तो देखिएगा, पहले तो छी हो जाएगा, छी में रुकना पड़ेगा, छी
तुमने तो नाम ही डुबो दिया। तो ठीक है, छी में थोड़ा सा देखिएगा, इनमें सही विराम वाला चिन्ह वाला जो है राइट आंसर सी होगा। ठीक है, न्यून शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो कम होगा। ठीक है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पार्वती है, पार्वती अवरी पार लगैया, ऐसे सभी लोग बोलते हैं। हम सोमवारी के, लड़की लोग बोलती है माता पार्वती हम सोमवारी की हैं। अब जो भी मांगता है, लड़की लोग क्या मांग सकता है आप लोग जानते ही होंगे। और हम लोग जो है क्या मांगते हैं, हम लोग का लेवल और लड़की का आईक्यू लेवल तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो माता पार्वती है, माता गौरी, बहुत सारा माता पार्वती का नाम है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी लोग सही करके आना है, और सावन का महीना भी चल रहा है। ठीक है, 28 देखिए, प्राचीन काल में, मतलब जो है आपको मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान कीजिएगा इसमें कि प्राचीन काल में नहीं आपको कुछ समझ में आएगा तो फिर इस ऑप्शन के अनुसार पढ़ना है। प्राचीन काल में फिर यो पढ़ लेना है, उसके बाद फिर वो रो पढ़ लेना है, फिर लो पढ़ लेना है, फिर वो पढ़ लेना है। तो अगर नहीं कुछ समझ में आएगा तो प्राचीन काल में, उसके बाद ये पढ़ना है, फिर उसके बाद ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है। तो कौन सबसे सटीक बैठता है, इसमें सबसे सटीक बैठेगा प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी, जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तक उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। आप लोग खुद से पढ़िएगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ये सब बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। तो यहाँ बोल रहा है उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित, तो 33 न्यायाधीश होते हैं प्लस एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, तो 33 + 1 34 मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, यहाँ बोल रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति सभी लोग जानते हैं, आप कौन होता है, आप लोग बताइए कि कौन होता है राज्यसभा का सभापति। तो ये जो है उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राज्यसभा के सभापति पद का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89 के तहत। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किसी नागरिक की साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर राज्यसभा के लिए सदस्यों को कौन नामांकित करता है। तो आप लोग जानते हैं कौन नामांकित करेगा, साहित्य के आधार पर, विज्ञान कला के आधार पर, सामाजिक सेवा के आधार पर राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्न में किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 जो है कभी निलंबन नहीं होता है, तो राइट आंसर 33 का ए हो जाएगा। ठीक है, 359 के तहत जो है मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है, उसको छोड़कर। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ, 2005 में। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, अगर पहला सेट देखे होंगे पूरा सेट तो आपको पता होगा। ठीक है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, ठीक है, ये भी बताइएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ, तो 2005 में। ठीक है, कमेंट में बताइएगा जरूर सूचना का अधिकार कब लागू हुआ, और इससे पहले सेट में आया भी हुआ था। जब यहाँ आपको याद नहीं रह सकता है तो एग्जाम हॉल में कहाँ से याद रहेगा, आप ही सोचिए। स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 राष्ट्रीय जनगणना के मतलब केमे क्रम का राष्ट्रीय जनगणना था। स्वतंत्रता के पश्चात बोल रहा है, ठीक है, पूरा नहीं बोल रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात बोल रहा है, तो भारत आज़ाद होने के बाद तब 2011 का जनगणना 7वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। पाउंड स्टर्लिंग से भारतीय रुपये का संबंध किस वर्ष समाप्त हुआ, तो 1975 में समाप्त हुआ। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग और भारतीय रुपये का संबंध किस वर्ष समाप्त हुआ, तो 1975 में। फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था, किनके द्वारा, तो अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर के द्वारा जो है फतेहपुर सीकरी को स्थापित किया गया था, और कब किया गया था, तो 1571 में। हाँ, ठीक है। संताल विद्रोह का नेता कौन थे, तो संताल विद्रोह का नेता कौन थे, तो सिद्धू एवं कानू थे। ठीक है, संताल विद्रोह का नेता सिद्धू एवं कानू थे, और ये संताल विद्रोह का शुरुआत हुआ तो इसका 1855-56 में। ठीक है,
किस मुगल सम्राट ने जंजीर ए अदली नामक न्याय की घंटी लगवाई थी? तो जहांगीर के द्वारा। जहांगीर ने जो है न्याय के लिए अपने छत के ऊपर घंटी लगाई थी, जिसका रस्सी जो है गेट के आगे लगाया गया था। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति को कुछ ज़रूरत पड़ जाता तो न्याय की घंटी खींच लेता था। ठीक है, जिससे जहांगीर खुद आकर उनकी सुनवाई करते थे। ठीक है, बताइएगा आप, दो अस्पा और सिंह अस्पा जो है किनके द्वारा जारी किया गया था? तो जहांगीर के द्वारा। ठीक है, पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी, किन शासकों के द्वारा? तो सातवाहनों द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। और यही बोल देगा भारत में प्रथम सोने का सिक्का? तो कुषाणों द्वारा। और सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का? तो शकों के द्वारा। यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है। तो भारत में प्रथम सोने का सिक्का कुषाणों के द्वारा, और सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का शकों के द्वारा, और शीशा का सिक्का सातवाहनों द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरुआत की कब? तो 1793 ईस्वी में। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने जो है कब शुरुआत की स्थायी बंदोबस्त की? तो 1793 में, 23 मार्च 1793 में किया गया था। ठीक है, किनके द्वारा? तो कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, बताइएगा महलबाड़ी? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। और रैयतबाड़ी रीड एवं मुनरो के द्वारा। ठीक है, इस आधुनिक भारत से क्वेश्चन पूछेगा और विश्व इतिहास से, आपको ध्यान में रखना है। क्षारीय विलयन का पीएच क्या होता है? तो क्षारीय विलयन का पीएच जो है 7 से अधिक होता है। ठीक है, 7 तो उदासीन हो जाता है और 7 से कम जो है अम्लीय हो जाता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच 7 से अधिक। राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा परारूपिक तत्व है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, सोडियम। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा उप संयोजक यौगिक SO2, CHO4, CaCl2, MgCl2 में है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, SO2। पीतल क्या होते हैं? तो पीतल किसका मिश्रण है? तो कॉपर प्लस जस्ता का। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। कॉपर प्लस टीन हो जाएगा कांसा। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। राइट आंसर सी, पिताजी। इसका ट्रिक है पिताजी। नेक्स्ट देखिएगा, मैथिल ऑरेंज पीला रंग क्यों देता है? जब क्षारीय विलयन होगा तो पीला रंग देगा। मैथिल ऑरेंज पीला रंग क्यों देगा? जब क्षारीय विलयन होगा तो पीला रंग देगा। ठीक है, क्षारीय विलयन से जो है मैथिल ऑरेंज पीला रंग देता है। ठीक है, और बताइएगा लिटमस पत्र जो है क्षारीय विलयन से क्या देता है? तो नीला। ठीक है, इसका छालानी ट्रिक है, लाल से नीला हो जाएगा। और अनिल अम्ल से जो है करेगा तो लाल हो जाएगा। ठीक है, नीला से लाल हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, ओजोन मीथेन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया उदाहरण है? तो इनमें कौन से जो है रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा, इसमें जो है 1, 2 और 3 दोनों होगा। ठीक है, 2 और 3, राइट आंसर बी हो जाएगा। यदि वायु के बुलबुले को एक पात्र में लिए गए चूने की पानी से होकर गुजारा जाता है तो क्या होगा? वायु की बुलबुले को एक पात्र में लिए गए चूने की पानी से होकर गुजारा जाता है तो क्या होगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट अघुलनशील निलंबन के कारण विलयन दुधिया हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका जो है सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? ठीक है, तो कौन सा करेगा? तो हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा जो है मुकुलन करता है और पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है। ठीक है, 51। ठीक है, अब यहाँ से आपको बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ से आंसर आपको बताते चलते हैं, वीडियो को रोककर आप लोग खुद बनाइएगा और आंसर हम बताते चलेंगे, देखिएगा सही होता है या नहीं। अब बहुत इजी मैथ दिया रहता है। ठीक है, आप लोग बनाते चलिएगा। ठीक है, तो 51 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा 64। 52 देखिएगा, यदि चीनी के मूल्य में 12% की कमी होने के कारण अक्षत 1200 में 7 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है तो चीनी की वास्तविक मूल्य में रुपये में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 52 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 53 जो है 53 का राइट आंसर ए हो जाएगा। राइट आंसर 53 ही होगा। ठीक है, 54 का राइट आंसर डी हो जाएगा।
आप लोग वीडियो रोक कर जरूर बनाइएगा, ठीक है, आगे नहीं बढ़िएगा बिना बनाए हुए। 55 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 56 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग आगे नहीं बढ़िएगा, ठीक है। जो आपको बनता है वो बना कर जरूर देखिएगा कि इतना आंसर आता है या नहीं, ठीक है। और मैथ बहुत इजी है, आप लोग जरूर बना लीजिएगा, हमें उम्मीद है। 57 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा। हम यहाँ बता भी नहीं सकते हैं, ठीक है। मैथ को जो है और बहुत कम समय में जो आगे बढ़ना है, और बहुत सारा जी यहाँ साइंस पोर्शन और जीके जीएस पोर्शन फुल सेट है, इंग्लिश हिंदी सभी बताना होता है, ठीक है। तो 58 का जो है राइट आंसर सी हो जाएगा, 15 डिग्री। अष्टांटिक मार्ग के तत्व ज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा। अष्टांटिक मार्ग किसके द्वारा दिया गया था? तो गौतम बुद्ध के द्वारा। इसमें क्या क्या दिया गया था? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ठीक है। अष्टांटिक मार्ग हिस्ट्री पोर्शन पढ़िएगा तो आपको अष्टांटिक मार्ग बताया जाएगा, ठीक है। प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जब जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म पढ़िएगा तब इसमें सब बताया जाएगा, ठीक है। और ऐसा पढ़िए कि आपको एग्जाम हॉल में पता चले कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। और कुछ नहीं है, हिस्ट्री इजी सब्जेक्ट है, पॉलिटी बहुत इजी है। पॉलिटी बहुत आपको हार्ड लगता होगा, लेकिन पॉलिटी जब मन से पढ़ने लगेगा, जैसे अनुच्छेद 1 में क्या है, 1 में क्या जो है राजसंघ है, इसमें चर्चा करना है उसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अनुच्छेद 15 में क्या है, जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 में क्या है, तो सरकारी नौकरियों में जो है सभी की समानता है। उसी तरह 17 में छुआछूत का अंत है, 18 में उपाधियों का अंत है। तो ये सब जो है बहुत ईजी है, ठीक है। और ज्योग्राफी तो आपको मैप से पढ़िएगा, हम पढ़ाएंगे जरूर, ठीक है। अभी टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो सभी लोग जानते हैं JV कृपलानी, ठीक है। कांग्रेस से क्वेश्चन आएगा, कांग्रेस आपको पूरा बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक है। कांग्रेस आपको पूरा बढ़िया से पढ़ लेना है। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो बोमस चंद्र बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी। और बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। और दूसरा अध्यक्ष बोलेगा तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है। बताइएगा महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के जो है कब अध्यक्षता किए थे और किस अधिवेशन का? तो बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे और 1924 में किए थे, ठीक है। इसे भी ध्यान रखना, जो इम्पोर्टेंट है हम बताते चल रहे हैं, बाकी आपको पता चल रहा होगा, आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में किसने इंडिया गेट को डिजाइन किया था? तो किसने इंडिया गेट को डिजाइन किया था? यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि बनवाया था कौन और डिजाइन कौन किया था। तो एडविन लुटियन ही इसका आंसर होगा, राइट आंसर डी होगा, ठीक है। इंडिया गेट को किसने डिजाइन किया था? एडविन लुटियन के द्वारा। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ? पहला तो जानता है बच्चा लोग कि कब हुआ, लेकिन दूसरा में फंस जाता है। तो पहला जो है 1951 में नई दिल्ली में हुआ था, और दूसरा जो है 1982 में हुआ था, ठीक है। राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, 1982, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21(1) को निम्नलिखित में किस वर्ष समावेशित किया गया था? तो अनुच्छेद 21(a) को जो 21 वर्ष, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है अनुच्छेद 21(a) को समावेशित किया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नांकित में ये जो है ये अनुच्छेद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना होगा। निम्नांकित में कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? कौन सा तत्व जो है संघीय व्यवस्था नहीं है? तो प्रतिबद्ध नौकरशाही, ये जो है संघीय व्यवस्था का नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो केवल राज्यसभा को प्राप्त है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग में प्रारंभ करना? नहीं, ये दोनों सदनों में होगा। उपराष्ट्रपति का पदच्युत करना, मतलब ये भी दोनों सदन। नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना, हाँ ये केवल राज्यसभा को प्राप्त है, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित
संशोधित किया गया है। तो कितनी बार प्रस्तावना को संशोधित? तो एक बार, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन किया गया था, ये केवल एक बार। प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? एक बार। बताइए प्रस्तावना किस देश से अपनाया गया? तो प्रस्तावना जो है यूएसए से अपनाया गया। लेकिन प्रस्तावना की भाषा किस देश से अपनाया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। प्रस्तावना किस देश से अपनाया गया? तो यूएसए, अमेरिका। और यही प्रस्तावना की भाषा तो ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन फंसेगा। कहाँ जाएगा बिहार पुलिस? ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का मतलब गुटनिरपेक्षता नहीं होगा। आपको ऐसे ऑप्शन से ही छाट लीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। गुटनिरपेक्षता जो है 1961 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और नासिर के द्वारा जो है यह स्थापित किया गया था। मतलब हम किसी गुट में नहीं रहेंगे, ठीक है, खुद हम अकेले रहेंगे, ठीक है। तो पंचशील का सिद्धांत नहीं है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व करना, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता को प्रभुत्ता का पारस्परिक सम्मान करना, ये सब है पंचशील का सिद्धांत है। और एक दूसरे का आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप करना, ठीक है, मतलब हस्तक्षेप नहीं करना, वो हस्तक्षेप है, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। गुटनिरपेक्षता पंचशील का सिद्धांत नहीं है, बाकी ये तीनों है। भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 1998 में। भारत और श्रीलंका के बीच जो वाणिज्यिक मुक्त व्यापार है, इस पर समझौता कब किया गया था? 1998 में। राइट आंसर सी। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट, यहाँ देखिए स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट जो है 1947 में किया गया था। लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट तो 1951-52 में किया गया था, ठीक है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट बोले तो 1947 में, ठीक है। और यही स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट बोले तो 51-52, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। और यही बोल दे आपसे एक क्वेश्चन और हम आपको बोल देते हैं। भारत में पहला बजट जो है कब प्रस्तुत किया गया था? तो भारत में पहली बार बजट जो है 18 फरवरी 1860 को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। कब? 18 फरवरी 1860 को। और कौन किया था? तो जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये और 100 रुपये का मूल वर्ग में जारी किए गए थे कब? तो ये जो है कब जारी किए गए थे? तो ए राइट आंसर होगा 1950, ठीक है। राइट आंसर 70 का ए होगा, ठीक है। निम्न में कौन उद्योग की स्थिति निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण नहीं है? तो जनसंख्या जो है उद्योग की स्थिति निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण नहीं होगा। राइट आंसर बी, ठीक है। और आप लोग हम समझ रहे होंगे गांव वाले बच्चे को, अभी के टाइम में ही बिहार पुलिस है और अभी के टाइम में ही खेती, ठीक है। और भारत एक कृषि प्रधान देश है, सभी को पता है। तो भारत के अधिकांश लोग कृषि से जुड़े होंगे, जो कि आप लोग को वहाँ भी मेहनत करना पड़ रहा होगा। इसलिए जो है आप लोग कोई बात नहीं, सेट को लगाइए और सेट का डिस्कशन देखिए और पुराने चीज़ों को रिवाइज कीजिए। जितना पढ़े, इतना दिन से हम कुछ ना कुछ जरूर पढ़े होंगे, जो ही पढ़े होंगे वही चीज़ रिवाइज करेंगे, ठीक है, ना कि नया नया चीज़। और ऐसे भी आप लोग थोड़ा सा अभी कष्ट है, बस 2-4 दिन, ऐसे भी वर्षा हो रही है। अब खेती कीजिए, उसके बाद खेती बहुत ज़रूरी है, बिहार पुलिस भी ज़रूरी है, लेकिन क्या मजबूरी तो है हम लोग के साथ, तो सभी चीज़ को देखना पड़ता है, ठीक है। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो भ्रूण के लिए आप लोग को बोरिंग लगता होगा, बहुत सारा जब क्वेश्चन नहीं जानिएगा तो बोरिंग लगेगा ही, तो छोड़ के वीडियो छोड़ के भाग जाइएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में मिलेगा तो आप वीडियो छोड़कर भाग जाइएगा, बताइए, मतलब वहाँ एग्जाम छोड़ के भागिएगा। तो यहाँ अगर वैसा हम माइंड को मेच्योर कर लेंगे तो वहाँ भी आसान लगेगा, इसलिए यहाँ मेच्योर करके रहना ही पड़ेगा आपको वीडियो के साथ जोड़ा, ठीक है। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो ये जो है क्या कहा जाएगा? मादा युग्मक, ठीक है। राइट आंसर 72 का ए हो जाएगा। जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? तो जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? तो ये जो है जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है? तो ठीक है, इसका राइट आंसर डीएनए हो जाएगा, ठीक है, ना कि राइबोसोम। सभी बच्चा राइबोसोम मार देगा, राइट आंसर डीएनए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी हम आप लोग का टाइम बहुत कम लेना चाहते हैं, ठीक है। पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाली अपसी उत्पाद जैसे गोंद राल पौधे में किस भाग में संग्रहित होता है? तो किस भाग में संग्रहित होता है? तो राइट आंसर जो है और सी हो जाएगा, पुराने जाइलम में, ठीक है। पुराने जाइलम में जो है गोंद राल ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। अमाशय रस पाचन क्रिया में सहायक है, इस रस का कौन सा घटक टाइलिन को निष्क्रिय करता है?
तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। हार्मोन किस क्रिया के लिए उपयोगी है? तो उपापचयी प्रक्रिया हेतु के लिए, राइट आंसर ए हो जाएगा 76 का ए। रक्त का कौन सा अवयव शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो शरीर को जो ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो सभी लोग जानते हैं RBC, ठीक है। RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 20 से 120 दिन, ठीक है। RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में। ये सभी फैक्ट आप लोग को याद रखना है जो बता रहे हैं, ठीक है। RBC का निर्माण अस्थिमज्जा में और RBC का जीवन काल जो है 20 से 120 दिन, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और जो है RBC की मृत्यु कहाँ होती है? तो यकृत और प्लीहा में, ठीक है। कहाँ होती है? स्प्लीन या प्लीहा में, ठीक है, जो RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या X गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं और Y गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता है? तो भिन्नता तो है, ठीक है। कौन सा भिन्नता है? तो इसे आप लोग को पढ़ के चूज करना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा भिन्नता होगा? नहीं, उनके आकार में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन गतिशीलता में अंतर होता है। यहाँ X युक्त शुक्राणु बड़े होते हैं, यहाँ Y युक्त शुक्राणु अधिक गतिशील होते हैं। या जो है नहीं, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होते, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नहीं, जो है X गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं और Y गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता नहीं होती है, क्योंकि उनके आकार जो है गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो कथन गलत बोल रहा है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना होगा। तो कौन सा कथन गलत है? तो प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है, या प्रत्येक जनन कोशिकाओं को प्रत्येक युग्म के गुणसूत्र ग्रहण करेगी, या युग्मक निर्माण के समय दो युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा, यही गलत होगा। हृदय की मांसपेशियां लयबद्ध रूप से संकुचित और शिथिल होती है। इस लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली शिथिलीन को मिलाकर हृदय के एक स्पंद कहा जाता है। हृदय स्पंदों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन को घुमाया गया है, लंबा लंबा फेंका गया है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो हार्ट बीट किससे मापते हैं? स्टेथोस्कोप से। देखिए क्वेश्चन लंबा घुमाया गया बच्चा ताकि घूमे और क्वेश्चन को गलत कर दे, ठीक है। यहाँ से फिर बनाना है आप लोग को, हम आंसर बताते हुए चलते हैं। 81 का राइट आंसर सी होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 82 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 2 इकाई। 83 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 270, ठीक है। मेहनत करते रहना, हम लोग को हार नहीं मानना है। जिसका 7 तारीख के लिए उसके लिए तो और बढ़िया है, कोई बात नहीं है, बढ़ाइए नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे 7 तारीख पहला दिन है, बहुत टेंशन होगा, कुछ नहीं होगा। आप लोग पढ़ के जो जा रहे हैं, ऐसे भी 10वां पास हुए हैं, कैसे पास हुए हैं? चोरी करके पास हुए हैं क्या? 84 ऐसे भी तो हमें पता है, हम भी बिहार बोर्ड से, ठीक है। तो 84 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, 5/13, ठीक है। देखिए यहाँ जो है 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठा है। आराम से एक लाइन खींचिएगा और दक्षिण की ओर मुख करके 7 व्यक्ति खींच दीजिएगा, और जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करते हमें चले जाना है, ठीक है। तो 85 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इतना पढ़ना नहीं है, जीवाणु किससे संबंधित है? अपघटन से। उसी तरह जो है खमीर किस से संबंधित होगा? किण्वन से, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी पढ़ना है, हम बता रही हैं डायरेक्ट, खमीर किससे है? तो किण्वन से। कंप्यूटर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्गमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। कंप्यूटर के जो है अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में जो है व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो आप लोग पहले सी होगा, उसके बाद सी के बाद जो है क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। इस तरह व्यवस्थित कर लेना, उसके बाद देखिएगा कौन कौन मिल रहा है। तो इसमें कितने अक्षर अपरिवर्तित किया जाएगा? तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा 2 अक्षर, ठीक है, 87 का सी। तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है? तो तिरहुत नहर का संबंध गंडक नदी से है। गंडक नदी की लंबाई बिहार में कुल कितनी है? लगभग 260 किलोमीटर, ठीक है। तो तिरहुत नहर का संबंध किससे है? तो गंडक नदी से। क्वेश्चन नदी से आएगा। बांदीपुर कहाँ? बांदीपुर नेशनल पार्क, तो बांदीपुर तमिलनाडु, मानस असम, रणथंभौर राजस्थान और सिमरीपाल उड़ीसा। तो इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बांदीपुर कर्नाटक में होगा, ठीक है। राइट आंसर जो है यही कथन गलत हो जाएगा। 89 का राइट आंसर
न ए हो जाएगा, ठीक है। यह जोड़ा सही नहीं है। बांदीपुर कहाँ है? तो कर्नाटक में। बाकी ये तीनों सही है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय किस राज्य में अवस्थित है? ये हाजीपुर में है, ठीक है, बिहार हो जाएगा। राइट आंसर डी। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर। 2-4 को जो है रेलवे मुख्यालय आप लोग को हम बता देते हैं, याद रखिएगा। उत्तर रेलवे सबसे उत्तर में कौन? नई दिल्ली, ठीक है। दक्षिण रेलवे चेन्नई, पूर्व रेलवे कोलकाता और पश्चिम रेलवे चर्च गेट मुंबई। इतना तो आप लोग को याद होगा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दिल्ली, नीचे चेन्नई, पूरब कोलकाता और इधर चर्च गेट मुंबई। इतना कम से कम आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद तो देख लेंगे, ठीक है। पूर्व तट रेलवे भुवनेश्वर, जो इंपॉर्टेंट है बता देते हैं। मध्य रेलवे मुंबई, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। ये सब आपको याद रखना है। बताइएगा, काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्यान के नाम से जाना जाता है, क्यों? मतलब किस देश में क्या आएगा? तो कौन सा स्थान को जो है काली मिट्टी वाले दक्कन के क्षेत्र में? तो प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। 91 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्यान के नाम से जाना जाता है। फसल का कौन सा समूह रेशेदार फसलों से संबंधित है और भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है? तो कौन सा रेशेदार फसल होगा? चना, अरहर, ये नहीं होगा। चाय और कॉफ़ी, ये भी नहीं होगा। गेहूँ और चावल, ये भी नहीं होगा। जूट, जूट तो आप लोग जानते हैं रेशेदार फसल है। और भांग, भांग भी, जब जूट आ रहा है भांग भी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। और ये जो है बड़े पैमाने पर भी उत्पादित किया जाता है, आपको पता है। पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश अभी अलग हो गया, लेकिन पहले था तब दोनों वहीं से सबसे ज़्यादा होता था। लेकिन अभी भी जो है बांग्लादेश में भी होता है और पश्चिम बंगाल में भी होता है। भारत में मानसून निर्वतन किस महीने के दौरान होता है? तो मानसून निर्वतन बोल रहा है तो अक्टूबर नवंबर, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है? बहुत ईजी, जिसको पता है कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट किधर है उसे पता हो जाएगा। तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट, तुत्तीकोरिन बंदरगाह चेन्नई, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा, विशाखापट्टनम तो खुद विशाखापट्टनम में, मुंबई बंदरगाह जो है ये हो जाएगा पश्चिमी तट का बंदरगाह, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। सभी क्वेश्चन इजी इजी है, आप लोग कर लीजिएगा, इतना हमें उम्मीद है, ठीक है। अच्छा, आगे कहाँ गया भाई? आप लोग, अब बहुत इजी क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद द्वारा निम्नलिखित में कौन सा नारा दिया गया था? फर्स्ट टाइम आप लोग को लग रहा होगा 5 से 6 क्वेश्चन कि हम क्या, अगर 9, 10 अच्छे तरीके से पास होते हैं आप लोग को, तो आप यह पता ज़रूर होता कि वो भी क्वेश्चन इजी लगता है। लेकिन बहुत सारा बच्चा देखता है शुरू में क्वेश्चन टफ है, छोड़ के निकल जाता है। स्वामी विवेकानंद द्वारा निम्नलिखित में कौन सा नारा दिया गया था? तो आपको पता है, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। करो या मरो का नारा। तो करो या मरो का नारा कौन दिए थे? आप लोग को पता है कि कौन दिए थे? आप लोग बताइए, बहुत ईजी है। करो या मरो का नारा तो महात्मा गांधी, ठीक है। करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। हे राम कौन दिए थे? तो ये भी महात्मा गांधी। इंकलाब जिंदाबाद कौन दिए थे? तो भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद कौन? तो भगत सिंह। उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। इतना तो आपको याद ही होगा। हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने किसे भारत देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी? तो राइट आंसर ए हो जाएगा सेला सुरंग। सेला सुरंग कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। 2023-24 के राजकोषीय नीति विवरण के अनुसार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पर क्रमशः कितना का योगदान है? तो 54.4% और 45.6%। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री द्वारा कल्याण हेतु भारत में आदिवासी निम्नलिखित में कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो प्रधानमंत्री कल्याण हेतु भारत में आदिवासी निम्नलिखित में कौन सा? तो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस भारतीय अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ, ठीक है। अली सैफ, इसका पति का नाम एक जो है अली सैफ, उसका नाम देखिए अली सैफ है कि क्या है। हाँ, अली सैफ। इंडिया का पत्नी का नाम करीना कपूर है, तो यूनिसेफ या अली सैफ? राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। करीना कपूर होगा। यूनिसेफ और अली सैफ इस तरह से याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस उर्दू साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सादिका नवाब को, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो आज का 100 क्वेश्चन पूरा हुआ और हमें उम्मीद है कि आप लोग पूरा वीडियो देख कर ही जाएंगे, ठीक है। और वीडियो देखने से अगर फ़ायदा होता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऐसे हम बोलते हैं नहीं कि सब्सक्राइब करें,
लेकिन आज पहली बार बोल दिए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगा है तो फिर मत कीजिए, ठीक है। और हमें जो है आपसे यही उम्मीद है कि बिहार पुलिस आप जो है इस बार क्लियर कर पाइएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से दीजिएगा, 7 तारीख जिनका है भी है और बढ़िया है, ठीक है। और हम इसी तरह सेट लगाते रहेंगे, ठीक है। 20 दिन में 20 सेट बोले थे और 14 सेट जो है हम करा चुके हैं, और आज जो है 15वां सेट शाम को लगाया जाएगा और उसका डिस्कशन हम सुबह देंगे, ठीक है। और सुबह 10 बजे यही चैनल है चाणक्य नीति क्लासेस, टेलीग्राम चैनल भी यही है, आप सर्च कीजिएगा आ जाएगा, ठीक है। आप लोग सेट लगाइए ज़रूर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।